नमस्कार, अनसुनी आवाज़ में आपका स्वागत है। देश और दुनिया में जल पुरुष के नाम से विख्यात राजेंद्र सिंह जी इस समय मौजूद हैं और अल्मोड़ा जनपद के स्वार नदी के किनारे वो यात्रा कर रहे हैं। ग्रीन हिल्स संस्था अल्मोड़ा के द्वारा ये यात्रा आयोजित की जा रही है और पूरे देश और दुनिया में तमाम सारी नदियों के किनारे राजेंद्र जी ने यात्रा की है। पहाड़ की इस यात्रा को वो किस तरीके से देखते हैं, आइए सीधे उनसे बातचीत करते हैं। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यात्राएँ बहुत सारी हुई हैं, इस यात्रा को आप किस तरीके से अलग हट के देख रहे हैं? ये यात्रा एक ऐसे वक्त में हो रही है जब विनाश का तांडव हम हिमालय में देख रहे हैं। विकास के तांडव में जो विनाश हुआ, पूरी जोशीमठ को अब बचाना संभव नहीं है। जोशीमठ अब दरक रहा है और वो कब दरक जाएगा मालूम नहीं, लेकिन वो एक विनाश है। उस विनाश के दौर में अल्मोड़ा के साथियों ने, अल्मोड़ा की बहन वसुधा ने मिलके अपने सब पहाड़ के पूरे उत्तराखंड के साथियों को इस नदी की यात्रा में जोड़ा है। ये जो यात्रा है ये खोज यात्रा है एक तरह से। नदी का जो चरित्र है, नदी का जो प्रवाह है, नदी का जो बहाव है, वो कैसे बना रह सकता है, क्या किया जाए जिससे कुछ बिगड़े नहीं, विकास के नाम पर विस्थापन ना हो हरियाली का, मिट्टी का, विकास के नाम पर बिगाड़ ना हो समाज का, और विनाश ना हो बाढ़ और सुखाड़ का। वैसी क्या विधि हो सकती है जिससे इन नदियों को, उत्तराखंड की नदियों को शुद्ध सदा नीरा बनाया जा सके। इसमें जो अभी तक समझ में आता है, पिछले 30-35 सालों में जो भी यहाँ के हिमालय के लोगों ने काम किया है, सुंदरलाल बहुना, चंडी प्रसाद भट्ट, रवि चोपड़ा आदि, और जो अभी कर रहे हैं नए लोग सब लगे हैं, उसमें से एक बात समझ में आती है कि हिमालय की हरियाली जब से ख़त्म हुई तब से नदियों के प्रवाह कम हो गए हैं और नदियों के प्रवाह सूखते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं। जब नदियों का प्रवाह घटता है तो समाज की समृद्धि भी मिटती जाती है। जी सर, ये कहा जाता है कि नदी का बहना एक सतत प्रक्रिया है, उसको रोका नहीं जा सकता और नदी अपना रास्ता खुद तलाश लेती है। जैसा कि जोशीमठ के मामले में भी नज़र आ रहा है कि पहाड़ियाँ दरक रही हैं, आपने खुद भी स्पष्ट किया इस बात को। तो नदी को रोकना और उसको ना समझ पाना, ये भूल आखिर कहाँ हो रही है? जो लोग नदी को रोकते हैं वो इस प्रकृति और मानवता के विनाश करने के काम कर रहे हैं। नदी को अपनी आज़ादी चाहिए, जैसे इंसानों को आज़ादी चाहिए, वैसे ही उतनी ही इम्पोर्टेंट नदी की आज़ादी होती है। नदी की अविरलता और निर्मलता दोनों बहुत ज़रूरी हैं। नदी को अविरल रखना और निर्मल रखना, नदी के प्रवाह को सदैव बनाए रखने के लिए, उसके सनातन प्रवाह को मेंटेन करके रखने के लिए आप छोटी छोटी संरचनाएं बना के पानी को रिचार्ज करने का काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हिमालय में उल्टा हो रहा है। हिमालय में माइनिंग हो रही है, नदियों में, नदियों की जो रेत है वो निकाली जा रही है। ये जो नदियों की रेत है ये ठीक उसी तरह की है जिस तरह से हमारे इंसान के शरीर में 2 फेफड़े होते हैं, उसी तरह ही नदियों की रेत पानी को प्यूरिफाई करती है और अंडरग्राउंड एक्यूफर को सतत रिचार्ज करती रहती है, जिससे हमारे भूजल के भंडार भरे रहते हैं। लेकिन आजकल इन सब चीज़ों की कोई समझ लगती नहीं है। इसीलिए हिमालय जैसे संवेदनशील, इकोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल सेंसिटिव एरिया में आप जब विष्णु गार्ड जैसे बड़े बड़े 600 MLD के टनल बना के बिजली बनाने के काम करते हैं तो हिमालय दरकता है, हिमालय हिलता है, हिमालय गिरता है। वो आज दिख रहा है हमारी आंखों से। हमने इस हिमालय के खतरे को जब हम चाई गांव में आए थे तब भी हमने कहा था, लेकिन कोई सुनता नहीं था। अभी सुनने लगे हैं लोग और अच्छा लग रहा है कि उत्तराखंड के लोग खुद अपने आप अपने संकट को अब संकट की तरह देखने लगे हैं कि हिमालय में यदि ये आता है कि तमाम सरकारी योजनाएं होती हैं, अर्ध सरकारी और सामाजिक संस्थाएं भी होती हैं, आप जैसे तमाम हस्ताक्षरों का एक महान आंदोलन भी है, संघर्ष भी है, बावजूद उसके बहुत सारी स्थितियां पलटती हुई नज़र नहीं आती हैं, जमीन पर चीज़ें बदलती हुई नज़र नहीं आती। देखो, जब सरकार संवेदनहीन हो जाती है
तो समाज की आवाज़ें दब जाती हैं। मैं जानता हूँ कि समाज, हिमालय का समाज बहुत जागरूक रहा है और उसने समय समय पर देश दुनिया को अपनी जागरूकता का प्रमाण दिया है, चाहे वो चिपको हो, चाहे बड़े बांधों के खिलाफ टेहरी बांध का आंदोलन हो। बहुत सारे आंदोलन इस धरती पर, हिमालय की धरती पर बहुत हुए हैं। और गोरा देवी का आंदोलन, ये सब वो चाई गांव की ही थी, इसलिए भी उसका दरकने का जो पूरी दुनिया में असर हुआ, ये इसलिए हो रहा है कि आज जो लोकतंत्र है वो लोकतंत्र लोगों का तंत्र नहीं है, वो लोक का तंत्र नहीं है, वो ठेकेदारों और बड़ी कंपनियों का तंत्र है। हम कहने को कह सकते हैं कि हम लोकतंत्र में हैं, भारत लोकतंत्र है क्योंकि प्रतिनिधियों का तंत्र उसको चला रहा है, पर वो जो डेमोक्रेसी है, हमारी इंडियन डेमोक्रेसी है, वो आज लोगों की डेमोक्रेसी नहीं है। जब तक वो लोगों की डेमोक्रेसी थी तब तक लोगों की आवाज़ सुनी जाती थी। जब से वो डेमोक्रेसी कॉरपोरेट और कॉन्ट्रैक्टर की बन गई है, तब से आंदोलनों की आवाज़ दबा दी गई है। अब आंदोलनों की आवाज़ के लिए कोई जगह बची नहीं है। एक बड़ा सवाल ये आता है सर कि जल, जंगल, जमीन, नदी, नाले, ये जनता के अधिकार क्षेत्र में हुआ करते थे। आज इन सब चीज़ों से जनता को बेदखल करने का काम हो रहा है। ऐसे में कैसे जनता निगरानी कर सकती है? क्योंकि सरकार का तो सीधे सीधे यह है कि जल, जंगल, ज़मीन से लोगों को बेदखल किया जाए। ये जो जल, जंगल, ज़मीन से बेदखल करने वाले हैं, ये कौन हैं? ये बड़ी कंपनियां हैं, ये बड़े ठेकेदार हैं। तो ये जो बड़े कंपनी और बड़े ठेकेदार हैं, वो केवल अपने लाभ के लिए सोचते हैं। वो किसी राष्ट्र के शुभ की चिंता नहीं करते, उनको किसी राष्ट्र के भले की चिंता नहीं होती। इसलिए जब कंपनियों का और कॉरपोरेट का राज होगा तो ऐसा ही होगा जैसा आज हो रहा है। इसलिए इस परिस्थिति को हमें समझने की ज़रूरत है। यदि हम अपने जल, जंगल, ज़मीन को अपना मान के संरक्षित करना चाहते हैं, तो फिर हम जहाँ भी हैं, जिन छोटी छोटी जगह पर हम हैं, वहाँ हम खुद करें, जैसे हमने किया ना। हमने 10,600 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन को, जहाँ से लोग उजड़ गए थे, बेपानी हो गए थे, लाचार, बेकार, बीमार होकर सब उजड़ के चले गए थे, वो अब वापस अपनी ज़मीन पे आके खेती करने लगे। 10,600 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, लगभग 1200 से ज़्यादा गांव, जहाँ के युवा लोग लाचार, बेकार होकर गए थे, वो अब आके वापस अपनी ज़मीन पे खेती करने लगे। उनके जल, जंगल, ज़मीन को, आपने कहा कि लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है और लोकतांत्रिक स्थितियां जो हैं वो ध्वस्त की जा रही हैं। ऐसे में जल, जंगल, ज़मीन, नदी, नाले, इन सब चीज़ों के लिए साझा लड़ाई पूरे देश के पैमाने पर कितनी उसकी संभावनाएं आप देख रहे हैं? नहीं, उसकी संभावनाएं तो बराबर बन रही हैं। जैसे ये भी यात्रा है, एक छोटी यात्रा है, लेकिन इस यात्रा में उत्तराखंड के, भारत के लोग जुड़े हैं ना, तो ऐसे ये संभावनाएं बहुत हैं भारत में। जब एक अनुकूल वातावरण बनेगा तो ये दोबारा से खड़े होंगे और फिर लोगों का जल, जंगल, ज़मीन लोगों के हाथ में आएगा। पहले भी कई बार ऐसा हुआ है, उनके हाथों के उनके सारे अधिकार छिन गए, उनको अधिकार मिले। ऐसे ये जो कालचक्र है, ये कालचक्र बदलता रहता है। कभी कभी तानाशाह राजा का राज होता है तो प्रकृति नाराज़ होती है, तो अभी प्रकृति भी नाराज़ हुई है, तभी तो जोशीमठ का धसान शुरू हुआ है। देखो, तुम्हें एक कहानी से समझ में आ जाएगा। राजा जनक एक अच्छा राजा था, लेकिन वो अपनी महारानी को बहुत प्यार करता था और महारानी के प्यार में अपने महल में रहने लगा। तो प्रकृति नाराज हुई कि राजा केवल एक आदमी को प्यार नहीं कर सकता। राजा जो होता है उसके लिए तो उसके राज्य के हर इंसान बराबर होते हैं। वो एक राजा के लिए अडानी, अंबानी जैसे लोग ही प्यारे नहीं होते, उसके लिए सब प्यारे होते हैं, उसको सबका बराबर ख्याल रखना होता है। इसलिए राजा जनक को उसकी प्रजा ने जाके कहा कि राजन, आप महारानी के प्यार में प्रजा को भूल गए हैं, प्रकृति नाराज है, बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया है। तो राजा पूछता है कि बताए क्या करें। तो प्रजा कहती है कि रानी को साथ लेकर महल से बाहर निकलो और हल चलाओ। तुम्हारा पसीना जब जमीन पे पड़ेगा तो प्रकृति प्रसन्न होगी और वर्षा होगी और ये जो सुखाड़ है वो मिट जाएगा। वैसा ही किया राजा जनक ने। ये जो घटना है ये त्रेता काल की घटना है। सुखाड़ को भी भारत के लोगों ने
भारत के राजा और प्रजा ने मिलकर कैसे समाधान कर लिया उस ज़माने में। तो हम पर ये जो आज का क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का जो वैश्विक खतरा है, ये खतरे हम बहुत पहले से जानते हैं। आपका आना कुमाऊं खासतौर पर उत्तराखंड में बहुत शुभ संकेत है। ऐसे में क्या पूरे उत्तराखंड वासियों को संदेश देना चाहेंगे इस यात्रा के बहाने? मैं ये कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड देवभूमि है। देव उनको कहते हैं जो देते हैं जी। इस क्षेत्र ने इस देश को बहुत कुछ दिया है, बहुत पानी दिया है, बहुत कुछ दिया है। यदि इस क्षेत्र की प्रजा को देने वाला बने रहना है तो फिर अपनी जवानी, अपनी पानी और अपनी किसानी, इनको तीनों को पुनर्जीवित करके पहाड़ में समृद्धि के रास्ते पर लेके आना है। और वो समृद्धि का रास्ता है कि यहाँ की नदियाँ ठीक हों, यहाँ की जो खेती की ज़मीन है, आप देख रहे हैं कहीं भी खेत नहीं है, ये सब सिड्डी नुमा खेत पुराने ज़माने के हैं। जब मैं अपने बचपन में यहाँ आया था तो इस सिड्डी नुमा हरियाली दिखती थी इन सब खेतों में। आज देखो सारे वीरान बंजर दिखते हैं। तो यदि ये खेती नहीं होगी तो यहाँ के युवा तो उजड़ के लाचार, बेकार, बीमार होके नीचे जाएंगे ही। इसलिए यहाँ की जवानी को रुक के यहाँ की किसानी को ठीक करना है और यहाँ का पानी जो बह के नीचे जा रहा है उसको अपनी खेती, अपने उद्योग और अपने जीवन जीविका और अपने ज़मीर को ऊंचा करने के लिए मिल के उपयोग करना चाहिए। और इन नदियों को शुद्ध सदा नीरा बनाने और पुनर्जीवित करने के अभियान में एकजुट होकर लगना चाहिए। एक बात आप अपने संबोधन में हर जगह कहते हैं और देश की एक परंपरा भी है कि हम नदियों को माँ के समान मानते हैं, लेकिन माँ के साथ माँ जैसा बर्ताव नहीं करते। देखिए, भारत के लिखित संविधान से पहले, हजारों साल पहले से हम भारत के लोग नदियों को माई कहते हैं और हम अपनी माई से कभी कमाई करने का सपना भी नहीं देखते। माई तो माई होती है, माई हमें जन्म देती है, हमें अपने स्तनपान करा के पुष्ट करती है, पोषित करती है। लेकिन आज हम नदियों को माई कहते हैं और उनसे कमाई के साधन ढूंढते रहते हैं, या फिर माँ कह के हम उसको मैला ढोने वाली मालगाड़ी बना देते हैं। ये जो अनर्थ हो रहा है नदियों के साथ, उसको रोकना चाहिए। या तो हमें फिर नदियों को माँ कहना बंद करना पड़ेगा और नदियों को कहना पड़ेगा कि नदी तो हमारी मैला ढोने वाली मालगाड़ी है। तो कम से कम हम दुनिया के सामने खड़े होकर कह सकते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वही करते हैं। आज तो हम बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। आज हमारी सरकारें भी जितना झूठ बोलती हैं, झूठ बोल के जितना हमें डराती रहती हैं, ये जो करना कुछ और कहना कुछ है, ये समाज का जब पतन होता है तब वो काल होता है। सरकारों जब किसी राज का भी पतन, सरकारों का चरित्र क्या कभी इस दिशा में पॉजिटिव भी रहा है? जब आप आज की सरकार के लिए सवाल खड़ा करते हैं तो पिछली सरकारों का चरित्र क्या कभी इन चीजों के लिए संवेदनशील या पॉजिटिव रहा है? देखिए, सरकारें जो होती हैं वो सदैव सत्ता के उन्माद में डूबी रहती हैं, वो कोई भी सरकार हो, कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो। लेकिन मैं इतना कहूँगा उत्तराखंड के मामले में कि एक सरकार थी, उसको हमने कहा कि हिमालय में बड़े बांध मत बनाओ। उन्होंने हमारी बात सुन के, मान के 3 बड़े बांध हिमालय से रद्द किए। एक का नाम है लोहारी नागपाला, एक का नाम है पाला मनेरी, दूसरे का नाम है भैरव घाटी। और गोमुख से लेकर गंगा सागर तक उस एरिया को इको सेंसिटिव डिक्लेयर किया और नए बांध उस नदी पर नहीं बनेंगे। ये फैसला जो हमने सुनाया था उसको उस सरकार ने माना। इस सरकार ने बिल्कुल नहीं सुनी और इस दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक प्रोफेसर जीडी अग्रवाल, जो इन बांधों के खिलाफ, हिमालय में टनल के खिलाफ अपना जीवन जिन्होंने त्याग दिया, उसकी एक नहीं सुनी और वो अपनी तपस्या करते हुए माँ गंगा के लिए प्राणों की बलिदान कर दिया। इससे लगता है कि आज की सरकार ज़्यादा संवेदनहीन है। जी, पंचेश्वर के मामले में क्या कहेंगे? जबकि जोशीमठ का मसला आप देख रहे हैं और बड़े बांधों के खिलाफ आप भी रहे हैं और तमाम सारे जो एक्टिविस्ट हैं वो रहते हैं, पंचेश्वर के विषय में क्या कहेंगे? मैं इतना ही कहूँगा कि हिमालय में अब कहीं भी बड़ा बांध नहीं बनना चाहिए। ये है जल पुरुष राजेंद्र सिंह जी, जो उत्तराखंड के अल्मोड़ा इस गांव में पैदल यात्रा कर रहे हैं। आप सड़क की स्थिति देख सकते हैं। उत्तराखंड को कहते हैं कि बहुत समृद्ध, बहुत विकसित हो चुका है और डबल इंजन की सरकार में काफ़ी विकास हो चुका है, लेकिन आप यहाँ इस गांव की
बामन स्वाल गांव है, उस गांव की ये जो मुख्य सड़क है, उस सड़क का हाल आप देख रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि जनता को सजग होना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा और एकताबद्ध तरीके से सरकारी ढांचे के खिलाफ लड़कर पर्यावरण को बचाना होगा।